जय श्री गुरु गोरक्षनाथ दोस्तों। अ, ये इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट टू है और हम लोग बोर्ड एग्जाम 2025 सीरीज के में हम ये दूसरा पार्ट लेकर आ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का। तो कल के पार्ट में हम लोगों ने बेसिकली समझा था कि चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज की क्या बेसिक प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन जो कि मैंने बताया था कि एक फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल है जिसपे कि -1.16 × -19 कूलम का चार्ज होता है। ठीक है। और ये भी बताया था कि चार्जेस अगर सेम चार्जेस हैं तो वो आपस में अट्रैक्ट रिपल्सिव फोर्स रखेंगे और डिफरेंट चार्जेस हैं तो वो आपस में अट्रैक्टिव फोर्स रखेंगे। ये सारी बातें हुई थी। उसके बाद एक बात मैंने एक इम्पॉर्टेंट बात भी बताई थी जो आपको याद रखना बहुत जरूरी है, और वो ये बात थी कि एक कूलम चार्ज में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन हर वक्त प्रेजेंट होते हैं। या ऐसे कह सकते हैं दूसरी भाषा में कि एक कूलम चार्ज के लिए आपको 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। ठीक है। इन सारी बातों के बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो मैंने बताया था कि करंट का मतलब होता है कोई भी चीज जो कॉन्टिन्यूसली फ्लो कर रही हो। तो अगर चार्जेस कॉन्टिन्यूसली फ्लो कर रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक तो ऐसे करंट को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और ये भी पता चला था कि इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, और 1 एम्पियर को मैंने बताया था कि यदि हर सेकेंड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 6.25 इंटू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन हर सेकेंड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं या फ्लो कर रहे हैं, तो ऐसे में हम कहेंगे कि उस वायर में या उस कंडक्टर में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। इतनी बातें हुई थी। आज के पार्ट में हम लोग कोशिश करेंगे कि 4-5 टॉपिक को और डिस्कस कर लें, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक होता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस को समझने से पहले थोड़ा सा हम वापस चलेंगे। सबसे पहली बात ये जानना जरूरी है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ठीक है। आपने क्लास 9th में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी होगी और उसका फॉर्मूला भी पढ़ा होगा mgh। ठीक है। लेकिन वो आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी। मैं बात कर रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं। तो समझिएगा मेरी बात। देखिए जैसा कि आपके सामने लिखा है, स्टोर एनर्जी इन मैटर ड्यू टू प्रॉपर्टी, पोजीशन और फोर्स जो कि उस बॉडी पे लग रहा होगा। तो कहने का क्या मतलब है इस लाइन का कि किसी मैटर में, ठीक है, उस मैटर की प्रॉपर्टी, उस मैटर के पोजीशन या उस मैटर पे लगने वाले फोर्स की वजह से उसमें जो स्टोर्ड एनर्जी होती है उस एनर्जी को ही हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो ये अगर आपका एक बॉडी है, इस बॉडी की कई प्रॉपर्टी होगी। पहला कैसे क्या प्रॉपर्टी होगी, इस बॉडी के अंदर मास होगा, मास एक प्रॉपर्टी है। इस बॉडी के अंदर चार्ज भी होगा। ठीक है। तो अगर मास है तो मास की वजह से इसमें जो स्टोर्ड एनर्जी है उस एनर्जी को हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो मास एक प्रॉपर्टी है, तो मास की वजह से इस बॉडी में जो एनर्जी स्टोर हुई है उस एनर्जी को हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। सेम एज इट इज उसके पोजीशन की वजह से, मतलब मान लीजिए बॉडी यहाँ पे है और यहाँ से कुछ दूर बाद यहाँ चली गई, तो यहाँ से यहाँ पे चली गई, इसका पोजीशन चेंज हुआ। तो पोजीशन चेंज होने की वजह से अब इस टाइम इस पॉइंट पर जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर होगी उसे हम कहेंगे इस बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हुई बात। तो पोटेंशियल एनर्जी यही बताता है कि किसी भी मैटर में जो कि उस मैटर की जो जो प्रॉपर्टी है उसकी वजह से, उसके पर्टिकुलर पोजीशन की वजह से या उस पे लगने वाले फोर्स की वजह से जो एनर्जी बॉडी में या मैटर में स्टोर होती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्लियर है।
देखिए पोटेंशियल एनर्जी कई तरह की होती है, जैसा कि मैंने आपके सामने लिख रखा है। क्लास 9th में आपने जरूर पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप फॉर्मूला देखिए तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। तो m क्या है उसमें, मास, यानी मास एक प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी की वजह से उसमें जो उस बॉडी में जो एनर्जी स्टोर हुई होती है उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। ऐसे ही होता है आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर आप एक रबड़ लीजिए और रबड़ को कुछ देर खींचिए तो क्या होगा, वो रबड़ बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा होने के बाद क्या होता है, उसका पोजीशन चेंज हो जाता है ना, वो जैसे पहले था वैसे नहीं रह जाता, वो उसका पोजीशन जो है वो चेंज हो जाता है। तो पोजीशन चेंज होने की वजह से उसमें जो एनर्जी स्टोर हुई है, ठीक है, हमने फोर्स लगाया उस रबड़ पे, तो फोर्स लगाने के बाद क्या हुआ, उसका पोजीशन भी चेंज हो गया। तो फोर्स लगाने की वजह से उस रबड़ में जो एनर्जी स्टोर हो गई है उसे हम कहते हैं, उसे ऑब्वियस सी बात है पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, ठीक है ना। बात समझ आ रही है। और उसको हम नाम देते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है। ऐसे ही एक होता है आपका केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। खैर इतना आपको डिटेल नहीं समझना है हर पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी होती है। ऐसे ही बहुत तरह की पोटेंशियल एनर्जी में एक पोटेंशियल होती है आपकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको जो चैप्टर में पढ़ना है वो ये है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब वो स्टोर एनर्जी जो कि उस मैटर की किसी न किसी प्रॉपर्टी की वजह से आएगा। तो आप कॉमन सेंस से सोचिए कि इलेक्ट्रिकल वाला बात किसके लिए लागू होता है, तो ऑब्वियस सी बात है चार्ज वाली प्रॉपर्टी के लिए लागू होता है। तो अगर मैं कहूं कि अ स्टोर एनर्जी इन मासिव मैटर ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, यानी किसी मैटर में चार्ज वाली प्रॉपर्टी के कारण जो एनर्जी स्टोर होती है उस एनर्जी स्टोर एनर्जी को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। देखिए ये एक बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है, इस बॉडी में मास भी होगा, और अगर ये इस बॉडी में मैं कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल दूं इसमें, ठीक है, अगर कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल दूं तो क्या होगा, ये बॉडी निगेटिव चार्ज हो जाएगी, कल ही मैंने बताया था, ठीक है। तो अगर ये बॉडी में मैं कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल दूं तो ये चार्ज बॉडी हो गई। अब चार्ज बॉडी बनने के बाद इसमें जो एनर्जी स्टोर हुई होगी उस एनर्जी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है ये बात। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर लें, ज्यादा बेटर होगा आपके लिए, ठीक है। एंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, so the amount of electric potential energy is given by the, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है and it is given by the amount of work done per unit on charge, पर यूनिट ऑन चार्ज, ठीक है। यानी कि अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना है तो आप ये कहेंगे कि a store energy in a massive matter due to the property of charge, ये तो बात हो गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के डिफिनेशन की। एंड इट इज गिवन बाय, मैथमेटिकली क्या कहेंगे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट ऑन चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इट इज गिवन बाय, फॉर्मूले के बिहाफ पे आप कहेंगे कि V इज इक्वल टू W अपॉन Q, यानी कि पर यूनिट चार्ज पे जो वर्क डन होता है, हर एक यूनिट चार्ज पे जो वर्क किया जाता है, तो उस वर्क की वजह से उसमें जो एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है ना, चार्ज पे अगर वर्क किया जाए तो वर्क करने के कारण जो एनर्जी उसमें स्टोर होगी उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, ठीक है ना। तो नॉर्मली हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इसका मीनिंग क्या है मैं समझाया था। मान लीजिए कि एक बॉडी है, ठीक है ना, एक सिंपल सी बॉडी है, ठीक, समझिएगा इस बात को। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर ये मान लीजिए पेन है, ठीक है ना, इस पे किसी भी तरह का इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं किया गया है। अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रिफिकेशन मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसकी वजह से किसी बॉडी को चार्ज करते हैं। अगर मैं कोई भी इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रोसेस ना करूं तो ये बॉडी कैसी होगी, न्यूट्रल बॉडी होगी।
मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होंगे, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होगा। क्लियर है ये बात? अच्छा, मैं आपसे अगर ये कहूं कि इस बॉडी को मुझे चार्ज करना है, मान लीजिए कि ये नॉर्मल बॉडी है, यही मार्कर है, और मैं कहूं तो पहली बात तो ये कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होगी, इससे तो आप एग्री कर रहे हैं। और जब बराबर होगा तो ये बॉडी पूरी तरह से क्या होगा, आपका न्यूट्रल होगा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे इस बॉडी को निगेटिव चार्ज करना है, तो निगेटिव चार्ज करने का मतलब क्या होगा आपके लिए? निगेटिव चार्ज, जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। तो देखिए, नेगेटिव चार्ज करने के लिए मेरे पास सबसे सिंपल एक तरीका है कि मैं इस बॉडी पर क्या करूं, एक इलेक्ट्रॉन लूं और इसको इसके अंदर डाल दूं। सबसे सिंपल तरीका। जैसे ही मैं इसको अंदर डालूंगा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी प्रोटॉन से। ठीक है। अच्छा, लेकिन क्या जो इलेक्ट्रॉन मेरे पास था वो इसके अंदर अपने आप चला जाएगा? तो आंसर है नहीं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बाबू? अच्छा, एक चीज और, ये इलेक्ट्रॉन है तो इस इलेक्ट्रॉन का अपना एक चार्ज होगा। चार्ज कितना होगा इस पे? तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। तो खैर, कहने का मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन को मुझे इसके अंदर डालना है, यानी कि अगर मैं ये कहूं कि इस चार्ज को अगर मुझे इसके अंदर डालना है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे इस पे एक वर्क करना पड़ेगा। वर्क करेंगे तभी तो ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा। समझिएगा, फिर से मैं इसको बनाता हूँ, देखिए थोड़ा सा सिंपल वे में। इतनी कहानी अगर आप समझ गए हैं तो देखिए, ये मेरी एक बॉडी थी जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर थे। मुझे एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इंसर्ट कराना है ताकि ये बॉडी चार्ज हो जाए। ये इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियस सी बात है इस पे चार्ज होगा ही होगा। तो यहां से मान लीजिए मुझे यहाँ यहाँ पे रखना है इसको, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, लेट सपोज एस डिस्टेंस है। ठीक है। तो मुझे यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कुछ ना कुछ तो फोर्स लगाना पड़ेगा ना बाबू, ये बात तो समझ रहे हैं आप लोग। तो यहाँ से यहाँ तक मैं ले जाऊंगा, यहाँ इस पॉइंट तक, तो मुझे एफ फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फोर्स लगाया और कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, तो फोर्स लगाया और डिस्टेंस कवर किया इसने एस। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, वर्क होता है। समझ रहे हैं? यानी कि मुझे इस चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने में एक वर्क करना पड़ेगा। ठीक है। और ये वर्क किस पे करना पड़ेगा, तो ये वर्क मुझे इस चार्ज पे करना पड़ेगा। तो यही तो डिफिनीशन है, यही तो फॉर्मूला मैंने लिखा हो, डब्ल्यू अपॉन क्यू। और इसी डब्ल्यू अपॉन क्यू को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर हुआ? यानी कि ये चार्ज जो कि बहुत बाहर था इस बॉडी के, इसके अंदर जैसे ही यहाँ पे आएगा तो देखिए क्या हुआ, इस चार्ज पे क्या लग गया, एक फोर्स लग गया। इस चार्ज का पोजीशन जो है वो बदल गया। तो फोर्स लग गया, पोजीशन भी बदल गया, तो इस चार्ज के अंदर एक एनर्जी स्टोर हुई होगी ना। और उसी स्टोर एनर्जी को ही तो मैं बोल रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ था अब वो यहाँ न रह के यहाँ पे आ गया। क्लियर है? तो कितना वर्क करके, तो डब्ल्यू वर्क करके, किस पे, चार्ज क्यू पे। तो ऑब्वियस सी बात है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, मान लीजिए कि वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हो जाएगा। तो इस पॉइंट में जो इसमें स्टोर एनर्जी हुई ना, वही तो कहलाया इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है? आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी की बेसिक परिभाषा या डेफिनेशन। क्लियर है? चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, तो मुझे फॉर्मूला क्या मिलेगा, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, तो यूनिट आप इजीली निकाल सकते हैं। W का यूनिट मतलब वर्क यूनिट जूल, चार्ज की यूनिट कूलम, तो जूल पर कूलम उसकी यूनिट हो गई। और नॉर्मली हम जूल पर कूलम न बोल के उसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, वोल्ट, और इसको हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए ये V हटा देता हूँ,
यहाँ मैं लिख देता हूँ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा डब्ल्यू अपॉन क्यू, इसकी यूनिट हो गई जूल पर कूलम, या फिर इसको हम लोग कहते हैं वोल्ट। ठीक है, वोल्ट को हम लोग नॉर्मली कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको वोल्ट समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन उठता है कि भाई 1 वोल्ट क्या होता है। तो मैं 2 मिनट थोड़ा सा रुक कर आपको थोड़ी देर बाद में वोल्ट की डिफिनीशन पे बताऊंगा, क्योंकि वोल्ट और एक नाम अक्सर आप सुनते होंगे वोल्टेज, बड़ा लोगों को कन्फ्यूजन होता है दोनों में अंतर क्या है, कि दोनों एक ही चीज है। तो मैं थोड़ा सा 2 मिनट रुक के आपको वोल्ट भी समझाऊंगा, वोल्ट क्या होता है, 1 वोल्ट किसे कहते हैं, और वोल्टेज को भी समझाऊंगा एक साथ ही। ठीक है, बट बिफोर गोइंग टू वोल्ट और वोल्टेज, हम थोड़ा सा एक चीज और समझ लेते हैं, और वो होता है आपका कि पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं। भाई पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ गई होगी। तो पोटेंशियल तो आपको समझ में आ गया, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको समझ में आ गया। तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसको हम समझते हैं। तो आप जैसे समझ रहे होंगे कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो मैं समझ गया ये वाला पॉइंट। अब अगर हमको एक और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाए, तो दोनों का मैं अगर डिफरेंस ले लूं, तो जो मुझे मिलेगा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। सबसे पहले हम डिफिनीशन देखते हैं। तो डिफिनीशन में क्या लिखा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द चेंज इन पोजीशन ऑफ चार्ज। यानी कि चार्ज के पोजीशन में चेंज होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चेंज आएगा, उन्हीं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के चेंज के डिफरेंस को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या नॉर्मली पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, चलिए तो मैं बताता हूं आपको। इसी स्टोरी पे वापस आते हैं, मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूं। देखिए, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। नाउ मैंने क्या कहा कि मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है ना भाई, एक सिंपल सी बॉडी है। ठीक है, इस बॉडी में ये एक न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब से क्या सेंस निकालना है आप, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होंगे। ठीक है, अच्छा, मुझे इस पर्टिकुलर बॉडी को चार्ज बॉडी करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक इलेक्ट्रॉन लूंगा, एक इलेक्ट्रॉन जिसपे क्यू चार्ज होगा, इसको उठा के लाऊंगा सीधे यहाँ पे। जैसे ही ये इस बॉडी से कांटेक्ट होगा, भाई ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस बॉडी से कांटेक्ट में आएगा, ये बॉडी ऑब्वियस सी बात है चार्ज बॉडी बन जाएगी। अच्छा, यहां से यहां तक मान लीजिए कि वो एस डिस्टेंस कवर करेगा। कब कवर करेगा, जब मैं इस पे एफ फोर्स लगाऊंगा। कोई डाउट, मान लीजिए कि मैंने F1 फोर्स लगाया, एक फोर्स की मैं वैल्यू ले रहा हूं से F1 फोर्स, यहां से एक बॉडी आई यहाँ पे। जैसे ही ये इस बॉडी में आया, मतलब सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन जैसे इस बॉडी में आया, ये बॉडी बन गया मेरा क्या चीज, एक चार्ज बॉडी बन गई। डिस्टेंस कितना कवर किया, एस डिस्टेंस, कितना फोर्स लगाने पे, F1 फोर्स लगाने पे, ये मान लीजिए कि ये बॉडी .1 पे चली आई। आप समझ रहे हैं मेरी बात। अच्छा, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर डिस्टेंस कवर हुआ है फोर्स लगाने पर, इसका मतलब एक वर्क डन हुआ होगा। वर्क डन किस पे हुआ होगा, तो चार्ज पे हुआ होगा। बात समझ, तो अगर मैं वर्क डन और चार्ज का रेशियो निकाल दूं, तो हमको ये पता चल जाएगा कि ये जो चार्ज था यहाँ पे जब आया, तो इसने कितना पोटेंशियल एनर्जी अपने अंदर स्टोर किया। तो मान लेते हैं कि ये वी पोटेंशियल एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर लिया। ठीक है, अच्छा, आपने समझने के लिए मैं थोड़ा सा ये समझाता हूँ। मान लीजिए .1 दे दिया है, तो ये भी समझ लेते हैं कि F1 फोर्स लगाने पे W1 वर्क हुआ, तो पोटेंशियल एनर्जी भी कितना स्टोर हो गया, V1, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसको दूसरी भाषा में फिर से समझिए। यहां से यहां तक तो चला आया, यहाँ पे आने पर इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, V1। ठीक है, अच्छा, लेकिन ये देखिए, यहां से यहां जब आया, तो यहाँ रास्ता बिल्कुल क्लियर था,
तो F1 फोर्स लगाना पड़ा, कम फोर्स लगाना पड़ा, ठीक है ना। लेकिन जब यहाँ से मान लीजिए अब इसी चार्ज को मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे ले जा रहा हूँ किसी दूसरे पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 2 पे, तो आप सोचिए जरा कॉमन सेंस से कि भाई यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इस चार्ज को मुझे क्या फिर से वर्क नहीं करना पड़ेगा, यानी फिर से फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब मैं यहाँ से यहाँ जाऊंगा तो फिर से एक मान लो कि एक डिस्टेंस होगा, S2 डिस्टेंस कवर किया, या मान लीजिए डिस्टेंस उतना ही मैं ले रहा हूँ, जितना यहाँ से यहाँ चला उतना यहाँ से यहाँ चला, ठीक है, उतना ही डिस्टेंस ले लिया मैंने। तो लेकिन ये तो क्लियर है कि यहाँ चूंकि रास्ता साफ था तो F1 फोर्स लग, लेकिन यहाँ पे ये तो बॉडी है ना, तो यहाँ पे तो फोर्स कुछ ना कुछ तो अंतर होगा ही होगा, यानी कि ज्यादा ही फोर्स लगेगा, ये तो आप समझ रहे होंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक बॉडी को ले जाने में F2 फोर्स लगाना पड़े। तो आप जरा कॉमन सेंस से सोच के बताइए कि जब यहाँ से यहाँ तक फोर्स लगाया तो इसमें V1 पोटेंशियल एनर्जी आ गई, स्टोर हो गई, तो क्या यहाँ से यहाँ तक ले जाने में फिर से इसके अंदर पोजीशन चेंज नहीं हुआ है, इस बॉडी का पोजीशन चेंज हुआ है ना, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे चला गया। तो अगर पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे चला गया तो फिर से देखिए पोजीशन चेंज हो गया, फोर्स लग रहा है इसके अंदर, इसका मतलब इस पॉइंट पर भी इस बॉडी में एक पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर हो जाएगी। बात समझ आ रही बात, इस पॉइंट पर भी इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, और वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी जरा देखिएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो S डिस्टेंस चला F2 फोर्स की वजह से, तो F इंटू एस यानी कि W2 फोर्स लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, F इंटू एस वर्क किस पे, तो पहली बात तो ये चार्ज तो सेम ही है ना, Q चार्ज ही तो है, तो Q चार्ज पे, और अगर हम W अपॉन Q का रेशियो लेंगे तो वो अगेन क्या देगा मुझे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन लेकिन इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो अलग होगा, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो अलग होगा, ये आप मान रहे हैं। किसका ज्यादा होगा ये भी समझ लीजिए। तो आप मुझे बताइए, यहां से पहले वो यहाँ आया, ये इतना डिस्टेंस कवर किया, फिर इतना डिस्टेंस कवर किया, तो ये बताइए डिस्टेंस किस में ज्यादा कवर हुआ, तो इस पे ज्यादा कवर हुआ। तो वर्क किस पे ज्यादा हुआ होगा, तो यहाँ आने में वर्क ज्यादा हुआ होगा। तो ऑब्वियस सी बात है पोटेंशियल एनर्जी किस पॉइंट की ज्यादा होगी, तो ऑब्वियस सी बात है इस पॉइंट की ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा होगी। बात समझ रहा है, यानी कि हमको एक ही बॉडी में दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल गए ना, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। बस अगर मैं डिफिनीशन के अकॉर्डिंग, देखिए डिफिनीशन के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द चेंज इन पोजीशन ऑफ चार्ज। तो देखिए पोजीशन, चार्ज की पोजीशन चेंज होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस आया है, उसी डिफरेंस को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो सिंपली हम क्या करें कि पोटेंशियल डिफरेंस का जो दोनों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उनका डिफरेंस ले लें, तो हमको जो मिलेगा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। आई होप कि आपको ये पूरी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी, क्लियर है। बाकी बची थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स, तो वो तो हम लगा सकते हैं, लगा लेते हैं सिंपली। क्या हो जाएगा, V2 की वैल्यू कितनी निकाली है मैंने, W2 अपॉन Q, माइनस V1 की वैल्यू कितनी निकाली है, W1 अपॉन Q। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो क्या मिल जाएगा मुझे, देखिए यहां से मैं 1 अपॉन Q कॉमन ले सकता हूं, क्या मिलेगा, W2 माइनस W1। तो W2 माइनस W1 को मैं लिख सकता हूं ना डेल्टा W, बिकॉज यहां देख लीजिए W2 माइनस W1 को हम लिखते हैं चेंज इन वर्क डन, समझ में आ रहा है ना। तो ये चीज तो हम लोग लिख सकते हैं, क्लियर है, मैं मिटा ही देता हूं। तो ये जो आपको फॉर्मूला मिलता है फाइनली, चलिए ये जो फाइनल फॉर्मूला मिलता है कि डेल्टा V इज इक्वल टू, देखिए डेल्टा W अपॉन Q लिख सकते हैं, तो डेल्टा W अपॉन Q, तो ये कहलाता है मेरा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। आई होप कि ये सारी कंडीशन आपको समझ में आई होगी, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला तो मिल गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होगी, तो कोई बड़ी बात नहीं है,
चूंकि ये V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग W का यूनिट कुलम जूल और चार्ज की यूनिट कुलम। तो अब ये से बात है, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर कुलम। और जूल पर कुलम को आप किस नाम से दर्शाते हैं, वोल्ट के। यानी पोटेंशियल डिफरेंस का भी जो यूनिट होगा वो जूल पर कुलम या फिर वोल्ट ही होगा। क्लियर है। फिर क्वेश्चन आता है कि 1 वोल्ट क्या होता है, तो मैं आगे उस चीज को बताऊंगा। इससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो या पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों की यूनिट जो होती है वो वोल्ट ही होती है। तो आई होप कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर कहीं कोई डाउट होगा तो मुझसे जरूर पूछिएगा, क्योंकि बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है एग्जैक्टली क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आ गई हो तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपने नोट कर लिया भी होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो क्वेश्चन ये उठता है भाई कि वोल्ट वर्सेस वोल्टेज, तो वोल्ट और वोल्टेज होता क्या है, चलिए इस डाउट को भी आज क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले हम वोल्ट के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि वोल्ट एक यूनिट है, याद रखिएगा, वोल्टेज यूनिट नहीं होता, वोल्ट यूनिट होती है। तो मैं लिख देता हूं कि ये एक यूनिट होती है। किस किस चीज की यूनिट होती है, इसको भी आप लिख लीजिए। ये यूनिट होती है आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। एक नाम आता है EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये आपको हाई स्कूल में नहीं पढ़ना है लेकिन एक नाम आता है। तो उस इन तीनों की यूनिट ही वोल्ट होती है। ठीक है, इवन वोल्टेज, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर मैं नाम ले देता हूं वोल्टेज, तो इन चारों की यूनिट जो होती है वोल्ट ही होती है। लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और वोल्टेज, इन चारों की जो यूनिट होती है वो वोल्ट होती है। क्लियर है। तो इससे ये तो क्लियर कि वोल्टेज जो होता है वो यूनिट नहीं होता, वोल्ट यूनिट होता है। जैसे कि आपके घर में कहते हैं ना कि 220 वोल्ट की सप्लाई आती है, तो 220 वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही बताया जाता है। तो उसकी जो यूनिट होती है वो 220 वोल्ट होती है। जैसे आपकी बैटरी जो होती है, बड़ी बैटरी होती है ना घर में, कहते हैं वो 12 वोल्ट की बैटरी है, तो 12 वोल्ट का हम क्या बताते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बताते हैं। क्लियर है, समझ में आया। यानी कि आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है वो 12 वोल्ट का होता है। क्लियर है। तो याद रखिएगा वोल्ट जो है यूनिट है इन चारों की। क्वेश्चन आता है कि 1 वोल्ट किसे कहेंगे, व्हाट इज 1 वोल्ट। वन 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट क्या होता है, तो 1 वोल्ट डिफाइन करने का फॉर्मूले से हम डिफाइन करते हैं। तो देखिए जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस जो भी कहिए, क्या होता है, W अपॉन क्यू। ये होता है ना वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो जो फॉर्मूला होता है वो W अपॉन क्यू होता है। इसी से हम 1 वोल्ट को डिफाइन करेंगे। तो 1 वोल्ट क्या होता है, तो समझिएगा इसको एक फिगर से। मान लीजिए कि वही एक एक बॉडी है। अब इस बॉडी में मुझे 1 कूलम चार्ज डालना है। 1 कूलम, मान लीजिए यहाँ ढेर सारे चार्जेस हैं। अच्छा, मैं एक बार क्वेश्चन में पूछता हूँ कि 1 कूलम चार्ज अगर मुझे डालना हो इस बॉडी में, अगर मुझे 1 कूलम चार्ज डालना हो, तो ये बताइए मुझे कितना इलेक्ट्रॉन एक साथ डालना पड़ेगा, एक साथ ही मुझे डालना है। ठीक है, तो याद रखिएगा वो नंबर कितना होता है, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं एक साथ इस बॉडी में एक साथ 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन डाल दूं इसके अंदर, तो इस बॉडी में 1 कूलम का चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे इस बॉडी को चार्ज करना है तो 1 कूलम का चार्ज डालना होगा। ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि यदि यदि 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से, देखिएगा
एक कूलम चार्ज को यदि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, यहां से यहां तक ले जाने में यदि 1 जूल का वर्क करना पड़े, बाद में समझ रहे हैं, यदि एक कूलम्ब चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में 1 जूल का वर्क करना पड़े, तो हम कहेंगे कि जिसने भी ये काम किया है ना, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट है। क्लियर हुआ बात? आई होप कि आपको चीज समझ में आ गई। यानी कि कह सकते हैं कि एक कूलम चार्ज पे जब 1 जूल वर्क किया जाता है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस 1 जूल का होता है। ठीक है, क्लियर है चीज? तो 1 वोल्ट की डिफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना? चलिए अब बात करते हैं वोल्टेज की। वोल्टेज क्या होता है? देखिए, वोल्टेज एक्चुअली में कुछ और नहीं, वोल्टेज जो होता है ना, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम बोलते हैं वोल्टेज, एक रिफर किया जाता है। कैसे? देखिए, मैंने बताया ना कि पिछली बार अगर एग्जांपल चाहिए तो जब ये एक चार्ज यहाँ आ गया था तो V1 पोटेंशियल था, यहाँ जब यहाँ आया था तो V2 पोटेंशियल था। ठीक है ना? अच्छा, तो इनका जो डिफरेंस था V2 माइनस V1, ठीक है ना, क्या होगा? अलग अलग होगा। इसी को हम बोल रहे थे क्या चीज? पोटेंशियल डिफरेंस। तो कहने का मतलब वोल्टेज एक प्रेशर या थ्रस्ट को डिफाइन करता है, एक प्रेशर को डिफाइन करता है कि कितनी जल्दी या कितनी तेजी से कोई चार्ज किसी कंडक्टर के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर जाएगा। बात समझ आ रहा है? इसी को हम बोलते हैं वोल्टेज, या फिर इसी को हम लोग नॉर्मली में पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। खैर, बहुत डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। ये मैं, अगर आपको बहुत डिटेल में समझना हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट और वोल्टेज, मैं इसका एक सेपरेट वीडियो कभी फ्यूचर में बनाऊंगा, आप जरूर देखिएगा, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है? मोस्ट ऑफ द चैनल पे आपको वोल्टेज समझाने के लिए 2 पानी के टैंक ले लिए जाएंगे और आपको समझा दिया जाता है उसी से, बट उससे एग्जैक्ट समझ में नहीं आती चीजें, कहीं ना कहीं बातें क्लिक नहीं करती उतनी अच्छी तरह से। तो मैं कभी फ्यूचर में आपके लिए वोल्ट और वोल्टेज के बीच में एक पर्टिकुलर वीडियो ही बना दूंगा फुल डिटेल के साथ। क्लियर है? तो यहाँ पे आप इतना समझिए कि वोल्टेज जो है वो बताता है कि किसी कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितनी तेजी से एक्सर्ट हो सकता है। ठीक है? तो ये होता है आपका वोल्टेज। वोल्टेज नॉर्मली कुछ और नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लोग बोलते हैं। ठीक है? आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। तो आप चाहें तो ये सब बातों को नोट डाउन कर लें। वैसे वोल्टेज आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट मैटर नहीं है क्लास 10th में। चलिए, हम इसको आप चाहे तो नोट कर लें, हम इसके आगे अब थोड़ा सा और एक्सीड करते हैं। देखिए, तो इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सर्किट या इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहते हैं। देखिए, ये क्लास 10th में अक्सर पूछा भी जाता है सर्किट और उसके कंपोनेंट के बारे में। तो सबसे पहली बात आती है कि इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज पाथ होता है। ठीक है ना? एक ऐसा क्लोज पाथ, जैसे कि आप डिफिनेशन में देख भी रहे होंगे कि अ क्लोज पाथ इन विच चार्जेस फ्लो। तो एक ऐसा क्लोज पाथ जिसमें चार्जेस एक पॉइंट से फ्लो करते करते, मतलब एक ऐसा क्लोज पाथ जिसमें चार्जेस फ्लो कर सकते हूं, ऐसे क्लोज पाथ को हम सर्किट कहते हैं। ठीक है? सर्किट होने के लिए एक एक सिंपल सर्किट में मिनिमम 3 चीजें तो होती ही होती हैं। पहला, एक पावर सोर्स। पावर सोर्स क्या करता है? जो कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। तो 3 चीजें होनी चाहिए। पहला क्या चीज? एक पावर सोर्स। इसका काम क्या है? सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तभी तो भाई चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो करेगा, याद रहा ना?
अच्छा, दूसरा चीज, एक कनेक्टिंग वायर होना चाहिए। कनेक्टिंग वायर होना चाहिए दूसरी चीज। इसका काम क्या होगा कि पोटेंशियल मतलब जिसके थ्रू चार्जेस जो है करंट की वायर मतलब तार जिसके थ्रू चार्जेस फ्लो करेंगे, जिसमें चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है ना। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता चाहिए वो होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगे हों जिसमें चार्जेस अपनी एनर्जी जो है डिलीवर्ट कर सके, जैसे कि बल्ब, यानी कि इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होना चाहिए, जैसे कि बल्ब, फैन एंड सो ऑन, कूलर, पंखा, फ्रिज, जो भी कहिए, ठीक है ना। आप जब भी नॉर्मल एक सिंपल सर्किट देखेंगे तो कम से कम ये तीन चीजें मिलेंगी, पावर सोर्स, कनेक्टिंग वायर और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। मैं एक सिंपल सर्किट बनाता हूँ, जरा देखिए उसमें तीनों चीज आपको मिलेगा। सबसे पहले मैं एक पावर सोर्स बनाता हूँ लाइक बैटरी, ठीक है। चलिए एक बैटरी में बनाता हूँ। इस बैटरी को मैं एक वायर से जोड़ देता हूँ, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे एक लेट सपोज कि एक बल्ब लगा देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो अगर आप देखिए तो ये एक सिंपल सर्किट है जिसमें एक पावर सोर्स है, वायर है और एक क्या है आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो जब ऐसा, और देखिए ध्यान से, तो ये क्लोज पाथ है जहां से मैं चल रहा हूं, अगर आप देखिए तो कहीं रास्ता खुला नहीं है, वापस वहीं चला रहा हूँ। बैटरी से शुरू किया और बिना कहीं रास्ता टूटे हुए मैं वापस बैटरी में चला आया। तो ये एक क्लोज पाथ भी है जिसमें ये कम से कम ये तीन चीजें हैं। इसका मतलब ये जो चीज बना हुआ है आपका एक इलेक्ट्रिकल सर्किट या एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाएगा, ठीक है। ये तो बात रही इतनी। आपको एक चीज जाननी ये है कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के जो सिंबल्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें बहुत से इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हैं जिसकी जिसकी मतलब इमेजेस या जिसके सिंबल्स आपको जानने चाहिए, बोर्ड एग्जाम में पूछता भी है। तो आपके सामने ये पूरी लिस्ट है, ठीक है ना। आप चाहें तो एक एक करके देख सकते हैं और आपकी बुक में भी ये चीज मेंशन होता है। इन चीजों को आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है ना। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो होता है आपका रेजिस्टेंस, ठीक है, पावर सोर्स, फिर आपका की। ये सारी जो लिस्ट आपके सामने है वो एक्चुअली में इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है ना। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। आप चाहे तो इनको देख लें, आपकी बुक्स सभी बुक में नॉर्मली अवेलेबल होते ही होते हैं। तो आप इसको देखिए और याद कीजिए। मैं इसके बहुत डिटेल में जाने वाला नहीं हूँ, बहुत जरूरी भी नहीं है आपके लिए समझना। जब आप दो चार फिगर बनाएंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है आप मुझे बताइए। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ओम्स लॉ, अच्छा नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ओम्स लॉ, फिर रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये इतना टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको कल का पार्ट भी अच्छे से समझ में आएगा और वो पार्ट 3 होगा। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।